नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग स्रोतस शारीर के अंतर्गत स्रोतस की संख्या एवं स्रोतसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्रोतस की संख्या एवं प्रकार के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो जैसा देख रहे होंगे स्रोतसों की संख्या, जैसा कि चरक ने स्रोतस का वर्णन चरक विमानी अध्याय 5 के अंतर्गत स्रोतो विमानी अध्याय के नाम से उन्होंने वर्णन किया है। उस अध्याय में उन्होंने लिखा हुआ है स्रोतों के रेफरेंस में कि यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा, मीन्स यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एव अस्मिन् स्रोतसा प्रकार विशेषा। मीन्स कहने का मतलब होता है यावंत मतलब कि जितने पुरुष में मूर्तिमान भाव विशेष हैं, मतलब जो भी आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर, ये भाव हैं। मीन्स जो दिखाई दे, जिसकी सत्ता हो, उसको भाव कर रहे हैं। यावंत जितने पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही तावंत एवस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषा, उतने ही स्रोतस के प्रकार हैं। अगर इस तरह की चीज़ें देखें कि जितने पुरुष में जितने प्रकार के पुरुष में मूर्तिमान भाव होते हैं, अगर उतने ही प्रकार के अगर स्रोतों के भेद मान लिया जाए तो इस तरह से स्रोतों की संख्या असंख्य हो जाती है। तो इस तरह से तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से बाद में इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है कि व्यवहारिक दृष्टि से चरक ने जो स्रोतों की संख्या 14 मानी है। एक्चुअली वहाँ पर जो है स्रोतो विमानी अध्याय के अंतर्गत 13 मानी है, प्लस एक आर्तव का वर्णन करते समय आर्तव स्रोतस की वर्णन उन्होंने किया है, तो इसलिए 13 प्लस 1 14 आर्तव स्रोतस इसमें मिल जाता है, 14 संख्या हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं व्यवहारिक दृष्टि से चरक ने स्रोतसों की संख्या क्या बताया है, 14 माना है। इसको कह सकते हैं 13 प्लस आर्तव स्रोतस, क्योंकि ये इस यहाँ पर एग्जैक्ट सारी विमान 5 में वर्णन ना होके ये दूसरी जगह वर्णन है, इसलिए 13 प्लस 1 अर्थात आर्तव स्रोतस को हम लोग काउंट कर लेंगे, संख्या हो जाती है 14। तो आइए देखते हैं कि चरक ने 14 आर्तव स्रोतस की संख्या मानी है। फिर सुश्रुत ने सुश्रुत ने क्या माना है, 11 युग्म। तो यहाँ देख रहे होंगे सुश्रुत ने क्या माना है, 11 युग्म, अर्थात 11 युग्म अर्थात 11 जोड़े। तो युग्म कहने का मतलब उन्होंने स्रोतस के मूल, हर एक स्रोतस के 2 मूल माने हैं, तो उसके मूल को उन्होंने 2 मूल को 1 मान लिया। इसका मतलब कि एक तरह से 11 माना है, हर एक स्रोतस के 2 मूल है, कहने का मतलब ये है। युग्म करने का मतलब कि हर एक स्रोतस के 2 मूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस टर्म में दिया 11 युग्म या द्वाविंशति या 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, बट संख्या की बात आएगी तो 11 युग्म की बात करेंगे। ये भी एक तरह से इनके जो चरक के स्रोतस है उनके भी हर एक स्रोतस के 2 मूल हैं, बट उन्हें सिंपल संख्या 13 1 प्लस 1 14 कह दिया है। तो यहाँ देखते हैं कि चरक ने जो 14 स्रोतस माने हैं उनका नाम 1 बाई 1 देख लेते हैं। और ये स्रोतसों के नाम क्यों कैसे पड़े हुए हैं, तो इस स्रोतस पर्टिकुलर स्रोतस में जिसका वहन होता है उसी के नाम के बेसिस पे उस स्रोतस का नाम पड़ गया। हम लोगों ने इसके पहले स्रोतस के स्वरूप के बारे में पढ़ा था। तो स्वधातु समवर्णनी मीन्स स्रोतस का जो स्वरूप कैसा होता था, जिस धातु या अर्थात जिस सब्सटेंस का वहन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो उसी के स्वरूप का होगा, उसी के वर्ण का होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे जिसका वहन करेगा उसी के नाम से हमने उसका नाम दे दिया। मान लीजिए कोई स्रोतस है प्राण का वहन कर रहा है, तो प्राण की जब बात आती है तो प्राण जो है अन्न है, रक्त है और जल है। अन्न, रक्त और वायु। तो अन्न है, वायु है और रक्त है, इसको प्राण बोला गया है। लेकिन यहाँ पर प्राण को हम लोग देखेंगे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर पहला है प्राणव स्रोतस, दूसरा है उदकव स्रोतस। तो उदकव स्रोतस साथ ही साथ अन्नव स्रोतस, रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस, मेदव स्रोतस, अस्थिव स्रोतस। 9वें नंबर पे है मज्जाव स्रोतस और शुक्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद और आर्तव। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 14 स्रोतस के नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोगों ने जो कुछ जैसे 8वें नंबर का है अस्थिव, 9वें नंबर का है मज्जाव, 13वें नंबर का है स्वेद व, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है, इसको नंबर को हम लोगों ने गोला कर दिया है। यहाँ पर हमें रुकना है। जब हम लोग चरक की बात कर लेते हैं तो 14 हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन जब बात आचार्य सुश्रुत की आती है, जब उन्होंने 14 न करके 11 बोला है, 11 बोला है, 11 युग मतलब उसके 2 2 हर एक के 2 2 मतलब मूल होते हैं। सिंपली हम लोग 11 नंबर को देखेंगे
तो 14 से 11 हो गया, इसका मतलब कि 14 में से 3 जब जाएगा तो 11 बचेगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 8वां नंबर, 9वां नंबर और 13वां नंबर को हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि ये कहीं ना कहीं सुश्रुत ने नहीं माने हैं। सुश्रुत ने, इसका मतलब कि जो सुश्रुत का स्रोतस है कहीं ना कहीं ये सब कुछ चरक के अकॉर्डिंग है एक्सेप्ट 8, 9 एंड 13। 8वां नंबर का अर्थात अस्थि व स्रोतस, 9वें नंबर का अर्थात मज्जा व स्रोतस और 13वें नंबर का अर्थात स्वेद व स्रोतस को आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस नहीं माना है, जबकि आचार्य चरक ने इसको स्रोतस में काउंट किया है। अब बात आती है, देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ आचार्य सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा एवं स्वेद व स्रोतस को नहीं काउंट किया है। अगर नहीं काउंट करेंगे तो 14 - 3 = 11 हो जाएगा, संख्या 11 हो जाएगी। ये 11 युग की बात करते हैं। अब बात आती है कि सुश्रुत ने क्यों नहीं माना है। सुश्रुत ने क्यों नहीं माना है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन दिया उसके मूल पर, क्योंकि जो अस्थि व स्रोतस का मूल है, मज्जा व स्रोतस का मूल और स्वेद व स्रोतस का मूल है। जब हम बात मूल की करते हैं, स्रोतस के मूल की करते हैं, तो मूल कहीं ना कहीं एक फिक्स, एक निश्चित स्पेस होता है, निश्चित आर्गन होता है, विसरा होता है। किसी का भी मूल होता है, जैसे अगर वृक्ष का मूल की बात करें तो वृक्ष का मूल एक लिमिटेड एरिया में फैला होता है। वृक्ष का जो मूल होता है, अगर किसी वृक्ष के मूल के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे कि ये एक तरह से इसके ट्रंक है, ये जमीन के नीचे इसका मूल है। तो ये मूल इतने एरिया में फैला हुआ है, बाकी इसमें इसकी ब्रांचेज है। तो ये ट्रंक हो गया और ये इसकी ब्रांचेज हो गई। तो मूल की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि मूल सब जगह फैला हुआ है, इसका मतलब एक लिमिटेड एरिया में होता है। और मूल क्यों मूल कह रहे हैं, क्योंकि मूल ही बताता है अगर मूल इसका अगर हेल्दी है, क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, इसी मिट्टी के थ्रू ये रूट में होगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इसका जो ग्रोथ होगा पूरा पूरा मूल पे डिपेंड करता है। तो किसी भी प्लांट का जब मूल उसके किसी प्लांट का जो ग्रोथ होता है, एक तरह से फ्यूचर है, उसके मूल पे डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ स्रोतस की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी स्रोतस का जो मूल होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स विसरा होना चाहिए, न कि संपूर्ण शरीर होना चाहिए। फिर यहाँ बात करते हैं कि देखेंगे अस्थि व स्रोतस का मूल मेद होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। अस्थि व स्रोतस का मूल मेद है और मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि है। तो देखेंगे अस्थि व स्रोतस का मूल मेद है, तो मेद कहाँ पाया जाता है, मेद की स्थिति कहाँ पाई जाती है। मेद जो पाया जाता है जनरली हम लोग के देखते हैं कि लगभग सर्वशरीर पाया जाता है। तो देखेंगे बटक रीजन है, एब्डोमेन है और लगभग मेद सब जगह पाया जाता है। और मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि है, तो अस्थि जो है सर्वशरीर पाई जा रही है। जो स्ट्रक्चर सर्वशरीर की स्थिति है अर्थात शरीर में सब जगह फैली है, उसको हम मूल नहीं मान सकते हैं, अर्थात उसको हम स्रोतस में काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से अस्थि व स्रोतस और मज्जा व स्रोतस के जो मूल के बेसिस पे, क्योंकि मूल एक लिमिटेड नहीं है, मेद लगभग हर जगह स्थित है शरीर में, और मज्जा व स्रोतस का मूल जो अस्थि है वो लगभग सब सर्व शरीर व्याप्त है, इसलिए हम अस्थि व मज्जा को स्रोतस नहीं मानेंगे। जब बात करते हैं लास्ट में स्वेदवा को क्यों नहीं माना, तो स्वेदवा का मतलब स्वेदवा जो स्रोतस होता है उसका मूल क्या होता है, मेद है। स्वेद व स्रोतस का मूल है मेद है। तो मेद कहीं ना कहीं मेद जिस तरह से यहाँ पर मेद था, यहाँ पर मेद है, ये भी सर्व शरीर व्याप्त होने की वजह से इसको भी हम लोगों ने एक तरह से स्रोतस में काउंट नहीं किया। इसलिए आचार्य सुश्रुत ने क्या किया कि जो ये मूल होते हैं सर्व शरीर व्याप्त होते हैं, जबकि जिसको स्रोतस सुश्रुत माने उनके मूल क्या होते हैं, जबकि मूल एक जिनको स्रोतस में काउंट किया है सुश्रुत ने उनको बताया है कि उसके जो मूल हैं एक निश्चित स्थान पर होता है, एक लिमिटेड एरिया में होता है, एक लिमिटेड विसरा होती है, आर्गन होता है, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित विसरा आर्गन होता है। अतः सुश्रुत ने इन्हें नहीं माना, अर्थात इन्होंने मज्जा व स्वेद व और अस्थि व को स्रोतस में काउंट नहीं किया। तो इस तरह से हम लोग का ये बात क्लियर हो जाता है कि स्रोतों की संख्या अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने नहीं माना, तो क्यों नहीं माना और क्या क्या नहीं माना, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आइए अब देखते हैं स्रोतसों के प्रकार के बारे में। तो स्रोतसों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि स्रोतस के प्रकार क्या होते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो स्रोतस का मतलब होता है कि जो ओपनिंग्स होते हैं, तो
तो देखेंगे जो हम लोग एक बहिर्मुख स्रोतस होता है, एक अंतःमुख स्रोतस होता है। देख रहे होंगे बहिर्मुख स्रोतस और अंतःमुख स्रोतस। तो हम लोग देखते हैं कि जो सर्व शरीर में जो भी डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, जो चाहे जो मोटे मोटे दिख रहे हैं, चाहे नाक का है, कान का है, मुख का है, और इस तरह से जो स्रोतस हैं ये ऊर्ध्वगत हो गए, अधोगत में कुछ स्रोतस ओपनिंग्स होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से बहिर्मुख स्रोतस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इनके ओपनिंग्स बाहर की तरफ खुल रहे हैं। जबकि कुछ जो स्रोतस होते हैं जो इंटरनल ओपनिंग होते हैं, तो उनके जो ओपनिंग इंटरनल होते हैं उनको लोगों ने अंतर्मुख स्रोतस की बात कही है। तो यहाँ पर ये स्रोतस जो होते हैं जनरली, इसको हम लोग इसके बाद पहले बात करते हैं बहिर्मुख स्रोतस की। तो बहिर्मुख स्रोतस को आचार्य सारंगधर ने रंध्र कहा है। बहिर्मुख स्रोतस को आचार्य सारंगधर ने रंध्र, रंध्र मीन्स होता है ओपनिंग, रंध्र मीन्स होता है ओपनिंग्स या छिद्र। तो सिंपली वही कह रहा है कि बहिर्मुख अर्थात हम लोग उसके छिद्र कहा है या रंध्र कहा है। फिर देखते हैं सुश्रुत ने बहिर्मुख स्रोतसों के बारे में क्या कहा कि जो बहिर्मुख स्रोतस होते हैं पुरुषों में 13 होते हैं। तो पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतस या एक्सटर्नल ओपनिंग की बात कर रहा है, वो संख्या होती है पुरुषों में 9 होते हैं। 9 में भी 7 ऊर्ध्व, 7 ऊर्ध्व की बात करेंगे तो सिंपली कर लेंगे कि जैसे 2 आँख का हो गया, 2 कान का हो गया, 2 2 4, 2 नाक का हो गया 6, एक ओरल कैविटी 7। तो ये 7 जो ऊर्ध्व भाग में हो गए, तो ऊर्ध्व भाग में 7 हो गए, ये पुरुषों के केस में। और 2 अधः, 2 अधः, एक मूत्रेंद्री अर्थात लिंग का ओपनिंग और एक है गुद का, तो ये 2 अधः हो गए। फिर देखते हैं कि स्त्रियों में क्या कुछ चेंजेज है। तो कुछ ये ऊर्ध्व वाला तो सब कुछ कॉमन रहेगा स्त्रियों में, और साथ ही साथ देखेंगे 3 एक्स्ट्रा बोला है। इसका मतलब कि जो सुश्रुत ने स्रोतस के बहिर्मुख स्रोतस की बात किया है, स्त्रियों में संख्या हो जाती है 12। तो इसका मतलब 9 में से 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 3 एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। 3 एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? 2 स्तन्य व स्रोतस अर्थात स्तन्य को वहन करने वाले, अर्थात बच्चों को जो फीडिंग कराती हैं, तो ये ओपनिंग्स होती है। स्तन्य को वहन करने वाली दो ओपनिंग होती हैं, और एक आर्तव व स्रोतस की बात कर रहा है। तो ये स्त्रियों में ये 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 स्तन्य व एक आर्तव व अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब यही सुश्रुत बोलते हैं कि अब देखेंगे यहाँ पर फिर सारंगधर के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत ने पुरुषों में 9, स्त्रियों में 12 बोला है। देखेंगे सारंगधर ने क्या बोला है, पुरुष में 10। अभी देखेंगे पुरुषों में 9 था, यहाँ पर सारंगधर ने कह दिया पुरुषों में 10 होते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या बोला है, एक एक्स्ट्रा बोला है कि क्या बोला है, 9 प्लस ब्रह्मरंध्र, मीन्स जो ये सब तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बोला, ब्रह्मरंध्र। एक एक्स्ट्रा उन्होंने ब्रह्मरंध्र बोल दिया है। वहीं स्त्रियों में जहाँ 12 होने चाहिए थे वहाँ पर 13 हो गया, तो 12 प्लस 1 ब्रह्मरंध्र को काउंट किया। इस तरह से उन्होंने बताया कि पुरुषों में 10 होते हैं, स्त्रियों में 13 होते हैं। बहिर्मुख स्रोतस की बात कर रहे हैं। बहिर्मुख स्रोतस में देखेंगे काश्यप ने क्या बोला है। तो काश्यप ने 2 प्रकार के बहिर्मुख स्रोतस बोले हैं। एक महंत, महंत मतलब था बड़े, तो महंत को उन्होंने कहा पुरुषों में 9 होते हैं, स्त्रियों में 12 होते हैं। तो एक महंत कह दिया जो कि पुरुषों में 9, स्त्रियों में 12 होते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म, एक महंत है, दूसरा है सूक्ष्म। तो महंत में कह दिया कि अर्थात महंत मतलब महत अर्थात बड़ा, महंत का मतलब महत या बड़ा। तो देखेंगे ये मेल में 9 है, फीमेल में 12 है। फिर देखेंगे सूक्ष्म के एग्जाम्पल में क्या, नाभि और रोमकूप को काश्यप ने जो है सूक्ष्म के अंतर्गत रखा है। अब बात करते हैं कि अंतर्मुख स्रोतस की। अंतर्मुख स्रोतस अर्थात जिनके ओपनिंग्स एक्सटर्नल ना होके वो इंटरनल विसराज से अटैच होते हैं, उसको सुश्रुत ने योगवाही स्रोतस बोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योगवाही स्रोतस सुश्रुत ने क्यों बोला है और किसे कहते हैं योगवाही स्रोतस। तो योगवाही स्रोतस को हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने स्रोतस के कर्म को देखा कि स्रोतस किसका वहन करते हैं। तो रस रक्त धातुएं या जो रस रक्त मांस मेद इत्यादि जो धातुएं हैं उनका वहन करते हैं, मतलब रसादी जो धातुएं हैं उनका वहन करते हैं। उन्हीं धातुओं के थ्रू जो शारीरिक धातुएं होती हैं उनका पोषण होता है एक तरह से। तो ये जो योग का मतलब यहाँ हो गया कि जो विभिन्न सब्सटेंसेस, अलग अलग जो तत्व जो स्रोतस में वहन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन्होंने उसको योग बोला है। तो योग का मतलब ऐसा नहीं कि योग मन वाला योग है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि विभिन्न जो सब्सटेंसेस जिनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको उन्होंने योग की संज्ञा दी है। देखेंगे विभिन्न योगों का वहन हो रहा है, इसलिए इसको योगवाही स्रोतस बोले हैं। फिर देखेंगे उन्होंने योगवाही स्रोतस या अंतर्मुख स्रोतस की संख्या 11 युग्म बोला है। तो हम लोगों ने इससे पहले जो यहाँ पर 11 या 14 बोले थे वो एक तरह से क्या है, ये योगवाही स्रोतस हैं। ये क्या है, योगवाही स्रोतस, योगवाही
इसको हम लोग योगवाही स्रोतस बोल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे सुश्रुत के 11 हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। चरक ने स्रोतस या अंतर्मुख स्रोतस यही बात कर रहा है, उसकी संख्या 14 बताई है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्रोतस की संख्या एवं स्रोतस के प्रकार के बारे में देखा। अब इसके बाद जो है डिटेल में हम लोग उसका स्रोतों मूल एवं उसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।